हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक 4 यूनिट 16 दैट इज़ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा पार्ट 1। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके भी इंट्रो को स्किप करते हुए हम आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था इसके बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रो डाटा होते हैं वो हमें एक डीप इंसाइट प्रोवाइड नहीं कर पाती है किसी चीज़ के लिए भी। तो इसलिए हमें स्टैटिस्टिक का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उस डाटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकें और एक कंक्लूजन निकाल सकें, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब जो स्टैटिस्टिक यूज़ होते हैं, तो सबसे कॉमन स्टैटिस्टिक जो यूज़ होते हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो जो एवरेज स्कोर होता है किसी भी ग्रुप का, वो बताता है। ठीक है, तो जो तीन सबसे कॉमन मेजर्स हैं जो यूज़ होते हैं वो है मीन, मीडियन एंड मोड। आपको डिटेल्स टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा कि मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट होती है, जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, एंड मोड के भी वो आपको डिटेल्स टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाते टाइम भी आपको बोला था कि मेरी मैथ वीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको फिगर्स वाइज एक्सप्लेन करूँ, और मेरे को लगता है ये टाइम वेस्ट भी होगा आपका, बस वीडियो लेंदी होगी और कुछ नहीं होगा। बिकॉज फॉर्मूलाज है वो आप टेक्स्ट बुक में भी देख के पढ़ सकते हो, राइट, कि क्या फॉर्मूलाज है। और आपने ओके सॉरी, आपने बचपन में भी पढ़ा था, ऑब्वियसली क्लास 9-10 में पढ़ा था, तो वो चीज़ें भी आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ, दैट इज़ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब वेरिएबिलिटी डिराइव करती है जो वाइड होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको डिनोट करती है। ठीक है, मतलब वो मेज़र करती है कि किस तरीके से या फिर कितने हद तक जो डाटा है वो सेंटर से फॉल करता है। ठीक है, मतलब सेंटर से दूर फॉल करता है। ठीक है, उस वो जब हम मतलब उस वैल्यू को मेज़र कर पाते हैं ना कि सेंट्रल से कितना फॉल कर सकता है कोई डाटा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अब अगर हम लो वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो डाटा पॉइंट्स है ना वो टाइटली सेंटर के करीब में है। ठीक है, हाँ, मतलब सेंटर के करीब में सबसे ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं लो वेरिएबिलिटी। ठीक है, अराउंड द सेंटर वो क्लस्टर हो रही है टाइटली। ठीक है, तो और हाई, अगर हम हाई वेरिएबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब है ज़्यादा दूर, मतलब जितना ज़्यादा सेंटर से दूर होगा उतना हाई वेरिएबिलिटी होगा, और जितना पास होगा सेंटर के उतना लो वेरिएबिलिटी होगा। सबसे ईजी फॉर्म ये है। ठीक है, देन जो इसके कई सारे मल्टीपल मेजर्स है, सबसे पहला आता है रेंज। अब रेंज का मतलब है जब भी आप हाईएस्ट या लोवेस्ट स्कोर के बीच का डिफरेंस बोलते हो ना, जो सेट ऑफ डाटा होते हैं जो उनके बीच का डिफरेंस का, उसको बोलते हैं रेंज। अब इसको मतलब इसको तब कंप्यूट किया जाता है या यूज़ किया जाता है जब टोटल स्प्रेड रिक्वायर्ड होती है, कि आप सिर्फ टोटल स्प्रेड को मतलब सिर्फ टोटल स्प्रेड इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, या रिक्वायर्ड है। देन दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन होता है ना एक्सट्रीम स्कोर्स का, अगर वो रिक्वायर्ड होती है, उसका अगर काम होता है तब हम यूज़ करते हैं। एंड देन द थर्ड इज़ क्विक और क्रूड मेजर्स, अगर हमें रिक्वायर्ड होती है कि हमें जल्दी जल्दी मेजर यूज़ करना है, जल्दी वो चीज़ें करनी है, तब हम रेंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये एक इम्प्रूवमेंट, मतलब रेंज के मुकाबले ये ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन होता है। इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, एक लाइक 1/2 ऑफ द रेंज आप बोल सकते हैं, लाइक Q3। ठीक है, जो क्वार्टाइल 3 और Q1 होते हैं, इसको यूज़ किया जाता है एक मेज़र करने के लिए कि कितना है, कौन सा है, Q1 है, Q3 है, वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट या फिर आपका थर्ड क्वार्टाइल जो होता है Q1 एंड Q3 जो होता है, उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, और जो वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अगर हम मीन डेविएशन की बात करें तो ये भी एक एवरेज डेविएशन की तरह ही माना जाता है। तो इसके अंदर में जो एरिथमेटिक मीन होते हैं सारे डेविएशंस का, ठीक है, वो निकालते हैं हम। ठीक है, तो सारे डेविएशन को वेदर आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सॉरी आई डोंट नो दिवाली कौन मना रहा है यार अभी, उफ। हाँ, तो मतलब वेदर आपका प्लस साइन में निकल के आ रहा है, माइनस साइन में निकल के आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको पॉजिटिव ही ट्रीट करोगे हमेशा, इसमें माइनस नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है। देन आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो इसको बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है एक वेरिएबिलिटी मेज़र करने के लिए, या बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट या स्टेबल इंडेक्स माना जाता है। अब ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, मीन का मतलब जो मीन हम निकालते हैं ना, जो स्क्वायर डेविएशन का, वो मीन में से जो निकालते हैं उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये एक मेन पर्पस इसका इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आप कैसे समझाओ, मतलब इसका तब यूज़ होता है ना जब हमें देखना होता है कि
जो डाटा है हमारा, जो डाटा सेट है हमारा, वो कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, ठीक है, उसको जानने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। अब इसके भी फॉर्मूलाज का डिटेल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। हम आते हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन पे। तो सबसे पहला परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव वैल्यू होते हैं किसी भी ग्रुप में, या फिर मतलब एक इंडिविजुअल का पूरे ग्रुप में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही कैलकुलेट होती है, लेकिन परसेंटेज से अलग होती है। मतलब परसेंटेज और परसेंटाइल का कनेक्शन तो होता है, बट नॉट डैट कि अगर मेरा 80% है तो 80 परसेंटाइल होगा, नहीं, ऐसे नहीं कैलकुलेट होते, ठीक है। तो ये एक पोजीशन बताती है। मतलब फॉर सपोज 10 लोगों का ग्रुप है, तो आप फर्स्ट मतलब 1 परसेंटाइल मतलब 1, देन 2, 3, 4 अप टू 10 परसेंटाइल होगा। ये बताता है कि एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है, उस ग्रुप में, उस 10 के ग्रुप में उसका पोजीशन क्या है, रैंक का, स्कोर का, या वॉट, ठीक है। तो उसके लिए हम परसेंटाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे आप ये बताते हो, मतलब जो स्कोर होता है ना, उसका फॉल होता है, मतलब इसके नीचे फॉल हुआ है स्कोर या फिर इसके अबाव में फॉल हुआ है, वो पता चलता है, ठीक है। वाइल अगर हम परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं, तो किसी भी स्कोर स्केल की अगर हम बात करें, तो जो भी परसेंटेज ऑफ मेजर्स होते हैं ना पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो कि बिलो द गिवन पॉइंट्स होते हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स। आपको कैलकुलेशन वेट में दिखा देती हूँ इसका, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिख रहा होगा ना, ये पार्ट में, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। देन इन्होंने एग्जांपल भी दिया जिसके थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप परसेंटाइल रैंक को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसका भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, इवन आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं दोनों जो चैप्टर 15 था वो भी ज़्यादा नहीं था, एंड चैप्टर 16 इसका भी ज़्यादा नहीं है। मैं चाहती तो एक साथ कर सकती थी, बट मेरे को लगा कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा अलग अलग ही कर देती हूँ, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इसमें, क्योंकि सारा इसमें ज़्यादातर फॉर्मूलाज ही है, तो एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं था। आई होप आप इस चीज़ को समझते हो कि एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं होता, बस टाइम लेता, बस लेंदी हो जाता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। हमारा अब एक चैप्टर और बचा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।